नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि यूट्यूबर्स, अल्टरनेटिव पत्रकार यानी सरकार की हां में हां नहीं मिलाने वाले, सरकार की गोदी में नहीं बैठने वाले पत्रकार जो हैं, वो आंखों में कुछ ज्यादा ही खटकने लगे हैं। कहीं एफआईआर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी अभिसार शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई है आसाम में। आसाम में जो एफआईआर हुई है उसमें धाराएं लगाई गई हैं 152, 196, 197 बात करूंगा। इसमें देशद्रोह की, दरअसल राजद्रोह की धारा, सेडिशन की धारा है और दो समुदायों के बीच तनाव फैलाने की धारा है। यह वही देश है जिस देश में खुलेआम सांप्रदायिक बयान दिए जाते हैं, नेता लोग सांप्रदायिक बयान देते हैं। अभी एक एमपी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लड़कियों से कोई हिंदू लड़का शादी करता है तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा, 15 लाख या कितना मुझे याद नहीं है, वो इनाम देने की बात थी। नरसिंहानंद सरस्वती जो है तिरंगे का अपमान करता है खुलेआम। संविधान को नहीं मानने के कितने ही लोग दावे करते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को बदल देना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ रोज नई नई चीजें लगातार आप देखते हैं सोशल मीडिया पर फैली रहती हैं। गिनने की जरूरत नहीं है, गिनना शुरू करेंगे तो सुबह शुरू करेंगे और अगले दिन सुबह तक भी खत्म नहीं होगा। इतने सारे हिंसक बयान दिए जा चुके हैं। हेट स्पीचेज की लिस्ट बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उसको टॉप करते हैं, एकदम ऊपर दिखाई देते हैं। फिल्में बनाई जाती हैं, बाकायदा हेट की फिल्में बनाई जाती हैं। दिन रात आप यूट्यूब पे खंगालते होंगे, दिन रात आपको नफरत फैलाने वाले वीडियोस मिल जाते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने वाले, सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले। अभी बंगाल से एक खबर आई है कि दो स्टूडेंट्स गए मोबाइल का कवर लगवाने के लिए। मोबाइल का कवर उनको पसंद नहीं आया तो जो दुकानदार थे वो उनको गालियां देने लगे। बंगाली चूंकि वो बोल रहे थे, बांग्ला बोल रहे थे, तो उनको बांग्लादेशी कहने लगे। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्ला बोलना बांग्लादेशी हो जाता है। मारपीट होती है, उसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। यह सब इसी देश में हो रहा है। पश्चिम बंगाल से एक आदमी आता है, अपनी बच्ची को स्पोर्ट्स इवेंट में उसको पार्टिसिपेट कराना है और उसको होटल नहीं मिलता है। होटल में वो बंगाली है और मुसलमान है, इसलिए उसको बांग्लादेशी कहा जाता है। यह सारा कुछ इसी देश में होता है। लिंचिंग इसी देश में होती है। अभी 2-3 दिन से खबर चल रही है, महाराष्ट्र की यह खबर चल रही है कि एक मुस्लिम लड़का कैफे में बैठा हुआ था, उसको घेर के पीट पीट के मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो किसी हिंदू लड़की से बात कर रहा था और मारने वाले जो थे उसके साथ के हिंदू दोस्त थे, जिनके साथ मिलकर वो जो दही हांडी होती है वो प्रोग्राम वो पहले कर चुका है, जिनको जान कहता था वो। उन लोगों ने उसको पीट पीट कर मार डाला। ये सब खबर यही है, इसी देश में, इसी मीडिया में, इसी सोशल मीडिया में सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अपराधी कौन है? अपराधी हैं अभिसार शर्मा। क्यों अपराधी हैं अभिसार शर्मा? क्योंकि वो सवाल उठाते हैं, वो सरकार के सामने झुक नहीं जाते। अभिसार हो, अजित हो, रवीश हो, हम लोग सारे लोग कोशिश करते हैं कि जनता की आवाज बने, उन मुद्दों को उठाएं जो मुद्दे गोदी मीडिया में दबा दिए जाते हैं या गलत तरीके से पेश किए जाते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें जज साहब परेशान हैं कि 3000 बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को कैसे दे दी गई। महाबल सीमेंट करके कोई सीमेंट कंपनी थी, उस सीमेंट कंपनी को 3000 बीघा जमीन यानी आधा जिला कैसे दे दिया गया। यह जमीन मैंने तो नहीं दी है, यह जमीन आप नहीं दे सकते। जाहिर तौर पर सरकार ने ही यह जमीन दी होगी जिस पर जज साहब सवाल पूछ रहे हैं। और जज साहब जिस जमीन पर सवाल पूछ रहे हैं उसी जमीन का मामला उठाना एक यूट्यूबर के लिए, एक पत्रकार के लिए देशद्रोह हो गया। उसके पहले की भी खबरें हैं, अडानी साहब को भी आसाम में जमीनें दी गई हैं जिसका विरोध चल रहा है। 9000 बीघा जमीन दिए जाने की खबर है जिसका विरोध चल रहा है। लोकल अखबारों में हैं वो खबरें, नेशनल अखबारों में, नेशनल टीवी चैनल से गायब हैं, क्योंकि उनके तो मालिक हैं अडानी साहब, तो फिर उनके खिलाफ क्या बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई बोल दे तो वो देशद्रोही हो गया। हिमंता बिस्वा शर्मा के जितने बयान कोट किए अभिसार ने, सारे बयान अखबारों में आए हैं, टीवी चैनलों पर आए हैं। लेकिन उन्हीं बयानों को कोट कर देना देशद्रोह हो गया। आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलें,
उससे कोई हिंसा, उससे कोई हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच में दिक्कत पैदा नहीं होती है, लेकिन उसको कोट कर दिया जाए, पत्रकार उसके बारे में जनता को बताएं या उस पर सवाल उठाएं, तो देशद्रोह हो जाता है। इसके पहले भी आसाम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन पर। सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर दोनों को आप लोग जानते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के संपादक हैं और लगातार लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और करण थापर को तो कौन नहीं जानता है। वो ऐतिहासिक वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। You are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Oh, I'll have to rest. Purple water. और पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। तो ये दोस्ती बनी रहे वाला जो वीडियो है, नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर रहे थे करण थापर। तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनका इंटरव्यू कर रहे थे करण थापर, और जब सवाल बर्दाश्त नहीं हुए तो मोदी जी ने एक गिलास पानी पिया, इंटरव्यू रोक दिया और कहा दोस्ती बनी रहे। आप समझ सकते हैं करण थापर किस पाए के पत्रकार हैं। ट्रूली इंटरनेशनल पत्रकार हैं। उनके इंटरव्यूज वायर पे आपने देखे होंगे, क्या शानदार इंटरव्यू करते हैं। हम तो उनको बचपन से देखते आ रहे हैं लगभग टीवी चैनलों पर, लेकिन आज टीवी चैनलों की जो स्थिति है उसमें अभिसार शर्मा या फिर करण थापर या अजित अंजुम के लिए जगह नहीं है। अजित अंजुम जब बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो सारा सच खोल के रख दे रहे हैं, जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी कल उनका वीडियो आया जिसमें ऐसे लोगों के घर पहुंच गए वो, जिनका नाम ये कहकर एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से काट दिया गया है कि वो लोग मर चुके हैं, जबकि वो लोग हयात हैं, वो लोग जिंदा हैं। अजित अंजुम के ऊपर भी एफआईआर हुई है बिहार के अंदर। करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन के ऊपर एफआईआर हुई है। आसाम में समन भेज दिया गया उनको, लेकिन समन के साथ एफआईआर की कॉपी नहीं लगाई गई। कई दिन तक उन लोगों ने लगातार लिखा, लगातार संघर्ष किया, तब जाकर एफआईआर की कॉपी भेजी गई। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी उनके ऊपर केस था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि सिर्फ बोलना या अखबार में लिख देना देशद्रोह नहीं हो सकता। इतनी छोटी चीज राजद्रोह या देशद्रोह नहीं है कि कुछ बोल देने और लिख देने से होती है। अगर वाकई किसी के पास हथियार पाया जाता है, कोई किसी ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा पाया जाता है, तब तो उसको सेडिशस या राजद्रोही कहा जा सकता है। यहां मैं याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस बात को कहती रही कि राजद्रोह जैसे कानून खत्म किए जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून हैं। जब बीएनएस आया तो कहा गया अंग्रेजों के जमाने में उस दौर के हिसाब से जो कानून बने थे उनमें से ज्यादातर कानूनों को खत्म किया जाएगा। फिर मेरा सवाल यह है कि राजद्रोह का कानून जो अंग्रेजों के जमाने में बना था आज तक क्यों चालू है? आप देख लीजिए, केसेज उठा के देख लीजिए, पीएमएलए के केसेस देख लीजिए, ईडी द्वारा किए गए केसेस देख लीजिए। ज्यादातर जो केसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हैं या ऐसे पत्रकारों के खिलाफ हैं। न्यूज क्लिक के खिलाफ पूरा अभियान चला था, आपको याद है? पूरा अभियान चला था विदेशी पैसे का, ये वो। उस समय अभिसार न्यूज क्लिक के लिए वीडियो किया करते थे, उनके घर भी पुलिस पहुंच गई थी, उनका भी ऑपरेटर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह जो है जब्त किया गया था। निकला कुछ नहीं। कोई संस्था है, उसके लिए कोई वीडियो बनाता है, उस वीडियो का उसको मेहनताना मिलता है। अब वो संस्था कहां से पैसा पाती है, उसके लिए वो व्यक्ति कहां से जिम्मेदार हो सकता है? लेकिन चूंकि अभिसार सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए अभिसार के घर पुलिस पहुंची, उनको परेशान किया गया, उनकी बूढ़ी मां के सामने उनको परेशान किया गया। अभिसार तब भी नहीं झुके और अभिसार अब भी नहीं झुकने वाले। न सिद्धार्थ झुकने वाले हैं, ना अजित झुकने वाले हैं और ना ही करण थापर झुकने वाले हैं। अभिसार ने कल रात को लिखा कि मुझ पर जो मामला दर्ज किया गया है, जो एफआईआर की गई है, वो पूरी तरह से बेसलेस है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। मैंने जो कुछ बोला है सबके सबूत दिए हैं, अखबारों की कटिंग्स लगाई हैं, बाकायदा सबूत दिए हैं। यह सवाल उठाया था अभिसार ने कि दिन रात जो हिंदू मुसलमान चल रहा है वो क्या इसीलिए चल रहा है कि पूंजीपतियों को कहीं 9,000 बीघा, कहीं 3,000 बीघा जमीन लुटा दी जाए? और ये तो सब जानते हैं, अखबारों में सब छपा हुआ है, पुरानी खबरें हैं ये, कि खुद हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो आरोप कहां है, वो जांच कहां है, हमें नहीं पता। जाहिर तौर पर वो जांच नहीं हो रही है, कहीं उनकी कोई पूछताछ नहीं हो रही है, वरना कहीं तो खबर आती। तो अभिसार ने कहा कि मेरी लीगल टीम कानूनी तरीके से मैं इसका मुकाबला करूंगा। वो करेंगे मुकाबला, हम सब करेंगे। कोई नहीं जानता है किस वीडियो के लिए किस पर एफआईआर हो जाए। कौन जानता है मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं इसके लिए मुझ पर एफआईआर हो जाए, किसी पर भी हो सकती है। पत्रकारों को फंसाना, पत्रकारों को परेशान करना, पत्रकारों को लगातार धमकियां देना, यह सब नियम बना दिया गया है। जो सत्ता के चरण चुंबक हैं, जो इस तरह के पत्रकार हैं, उनके लिए तो सारी सुख सुविधाएं हैं, लाखों के पैकेज हैं, सरकारी सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ हैं। जो दिन रात सरकार का गुण गाते रहें, जो पत्रकारिता की जगह सरकारी पत्रकारिता करने की कोशिश करें, उन लोगों के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठता। मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस समय पाकिस्तान के साथ स्कर्मिश चल रहा था, कोई लाहौर पे कब्जा करवा रहा था, कोई कुछ करवा रहा था, आर्मी के सोर्सेज बता के कहा जा रहा था कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, भारत की नौसेना जो है वो कराची पर हमला कर रही है। ये सारी फर्जी खबरें चली, फ्रॉड न्यूज, फेक न्यूज खुलेआम चली, जिसके चलते दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हुई। मेरा सीधा सवाल है, क्या इनमें से किसी एक के ऊपर कोई भी कार्यवाही की गई? क्या किसी एक से यह सवाल पूछा गया कि तुमने फेक न्यूज क्यों चलाया? नहीं, क्योंकि ये दिन रात सरकार का गुण गाते रहते हैं। सवाल पूछे जाएंगे तब एफआईआर होगा। जो सवाल पूछ लेगा उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, उसको परेशान करने की कोशिश की जाएगी। लोकतंत्र में जो प्रेस की आजादी होती है, जो अभिव्यक्ति की आजादी होती है, वो मौलिक चीज होती है। उसके बिना लोकतंत्र जिंदा रह ही नहीं सकता है। और जिस व्यवस्था में पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, सवाल उठाने वाले पत्रकारों को देशद्रोही बताया जाए, जनता की बात करने वाले पत्रकारों के ऊपर पुलिस छोड़ी जाए, आप यह समझ लीजिए कि वो लोकतंत्र हिलने लगा है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप चाहते हैं हम सब की आवाजें घोट दी जाएं? मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप हमारा हिस्सा नहीं है? क्या हम आपकी आवाज नहीं उठा रहे? तो फिर आपको भी हमारे साथ, अभिसार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको भी करण थापर के साथ, सिद्धार्थ वरदराजन के साथ, अजित अंजुम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मेरा सवाल विपक्ष से भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, उसने अभिसार के पक्ष में बाकायदा एक अलग से बयान जारी किया। लेकिन बाकी विपक्ष से मेरा सवाल है, तेजस्वी जी से मेरा सवाल है, मेरा सवाल राहुल गांधी से है, मेरा सवाल पूरे विपक्ष से है कि जनता की आवाज बन रहे हैं जो पत्रकार, आज जब सारे पत्रकार एक के बाद एक बिकते चले जा रहे हैं, उसमें जो जनता की आवाज बन रहे हैं, आप जो जनता के पक्ष में करते हैं, वो भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या उनके गिरफ्तारी पर, उनके एफआईआर पर आपको बयान जारी नहीं करना चाहिए? आपको उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या यह समय एक दूसरे का हाथ थामने का नहीं है? क्या यह समय एक दूसरे को मोरल ताकत देने का नहीं है? देखिए, लीगल केस है, लीगल जो उसका मुकाबला करना है वो अभिसार करेंगे, वकील करेंगे, अपील करेंगे, जो करना है करेंगे। अगर गिरफ्तारी भी होगी तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन कम से कम मोरली सपोर्ट तो कीजिए, कम से कम बयान तो दीजिए, कम से कम इतना तो कहिए कि एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर जिस तरह से ये एफआईआर की गई है, देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, वो गलत है। अगर आप नहीं खड़े होंगे साथ, तो याद रखिए, लोकतंत्र की ये लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, वो पूरी नहीं होगी, अधूरी होगी। ये वो समय है जिस समय सारे लोग जो लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हों। अगर नहीं खड़े होंगे तो यह समझिए, जो मैंने कहा, कि यह लड़ाई अधूरी रह जाएगी। अभिसार मेरे निजी दोस्त भी हैं और अभिसार हमारे साथी भी हैं। हम सब YouTube पर अपने अपने तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं अभिसार के साथ हूं और बहुत सारे लोग अभिसार के साथ हैं। कल अगर ट्विटर आप लोगों ने देखा होगा तो कितने ही लोगों ने अभिसार के पक्ष में लिखा है। यह लड़ाई अभिसार लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे, जितनी जरूरत होगी, जिस तरह की जरूरत होगी, हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं खत्म करने से पहले, यह लड़ाई आपकी भी है। अगर हम सब की आवाजें दबा दी जाएंगी तो यकीन जानिए, आपको सच बताने वाला कोई नहीं बचेगा।
ये लड़ाई आपकी भी है, ये लड़ाई विपक्ष की भी है, ये लड़ाई हर उस आदमी की है जो संविधान बचाने की बात करता है। अभिसार, मैं यहां से आपको सलूट करता हूं, आपका साथ देने का वादा करता हूं और यह भी वादा करता हूं आपसे और अपने दर्शकों से कि बिना डरे, बिना झुके मैं भी लगातार सच कहता रहूंगा, चाहे अंजाम जो हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।